Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक ढंग से होंगे। मोदी जी ने एक बार फिर से इस बार तो जैसे दिवाली सी बना लिए हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में कि मोदी जी ने ऐसे कोई अपने लाभ के लिए नहीं किया है। वो इस बात को जानते हैं कि 21 दिन का जो लॉकडाउन है, इसको एक वे में लेके चलना थोड़ा कठिनाई होती है। तो मोदी जी ने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य करते रहें कि जिनसे हमारा दिमाग बटा रहे। इसके लिए उन्होंने 9 मिनट के लिए आपसे लाइट वगैरह जलाने की बातें की हैं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये ठीक है। आप अपने घरों में रहें और कोरोना से बचते रहें। तो आज हम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज एकत्रित हुए हैं आधुनिक भारत पर चर्चा करने के लिए कि वास्तव में भारत का विभाजन यानी पाकिस्तान का बनना क्या अपरिहार्य था? क्या कांग्रेसियों की गलती थी या जिन्ना का इतना मजबूत वजूद था कि जिसके बलते उन्होंने पाकिस्तान को ले लिया, या परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी या उत्पन्न कर दी गई थी जिसके चलते पाकिस्तान का जन्म हुआ? भारत की ऐतिहासिक गलती थी या कुछ ऐसी अनुभूतियां थी जिनको हम आपको बताने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लेवल पर आपसे बात करना। प्रीवियस में सवाल आज के जो हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास में, इनमें कम से कम 50 से लेकर और 80 सवाल तक पूछे गए हैं। अब इनमें सवाल कैसे पूछे गए हैं ये आप स्वतः आप जान जाएंगे, मैं पूछने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मुख्य परीक्षा में सवाल कैसे क्या होगा ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो एक चीज, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि हम आपको जब कभी पढ़ाते हैं तो ये हमारा उद्देश्य ये होता है कि आपको अधिकतम अच्छे से अच्छा बताना। इसके लिए हो सकता है कि शुरुआत का 1-2 मिनट आपको लगे कि अरे ये तो हम भी जानते हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखे होंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ नया अवश्य मिला होगा। तो हम आपको बता दें कि आने वाली जो क्लास है, आज हम आपको जो पढ़ाएंगे, उनमें हमने प्रयास किया है कि जितनी बेहतर से बेहतर किताबें हिंदुस्तान में आधुनिक भारत पर लिखी गई हैं, उनको पढ़कर हमने एक अपना नोट्स बनाया, उसको समझा और तैयार किया। उस पर हमने ये प्रयास किया जानने को कि हम आपको किस तरह से बताएं, कितना बेहतर बताएं कि आप कर ले जाएं। तो हमने देखा, पहले तो हम आपको ये बता दें कि कौन कौन सी पुस्तकें हमने इसमें चर्चा किया है। तो पहले जान लीजिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण कक्षा 12 का आधुनिक इतिहास एनसीईआरटी में, जो कि भाग 3 प्रमाणित है और इसका एक अध्याय है, शायद अंतिम से दूसरा है, जिसका नाम है विभाजन, एक त्रासदी और समझना। एनसीईआरटी का ये स्रोत मैंने लिया है आपको बताने के लिए, क्योंकि बहुतों के पास एनसीईआरटी होता नहीं है, होता है तो पढ़ नहीं पाते, बोरिंग लगता है, कैसे क्या हो, तो उस चीज को हमने अपने पहले स्रोत के रूप में लिया है। दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत का इतिहास तथा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें हमने इस चीज को पढ़ने का प्रयास किया है। देखो दोनों में अंतर क्या क्या है। एक तरफ एनसीईआरटी पूर्णतः राष्ट्रवादी की तरह लिखती है और वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं गलत ढंग से ये बताती है कि कांग्रेस की गलतियां क्या थी। दूसरी बात, बिपिन चंद्र ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पूर्णतः कांग्रेसी रवैया अपनाया है। उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि नहीं, कांग्रेस की गलती कुछ नहीं थी या ना के बराबर थी। उन्होंने पूर्णतः हिंदुस्तानी तरीके से ही किया कि भारत का विभाजन ना हो। तो ये दो हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हो गए। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है रामचंद्र गुहा का, जो एक स्वतंत्र लेखक है। वो एक स्वतंत्र लेखक हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है भारत गांधी के बाद। उन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखा, याद रखिएगा, भारत गांधी के बाद और एक और है भारत नेहरू के बाद। तो वर्तमान में हम भारत गांधी के समय की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने भारत गांधी के बाद या गांधी के समय वाली चीजों को हमने लिया है। ये 3 हमारे सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जो तीसरा महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, BL ग्रोवर का। ये बहुत अच्छे लेखक, एक आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले में से एक है और बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो आज आधुनिक भारत पर
भारत के विभाजन पर क्या क्या चीजें हुआ, इसका हम लोग विश्लेषण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था या इसको अपरिहार्य बना दिया गया। तो इसका हम स्टार्ट करेंगे और हमारा आज का यही टॉपिक होगा, भारत का विभाजन, कैसे पाकिस्तान बना। हाँ, इस चीज को भी याद रखना है आपको कि हम आपको यहाँ से कुछ ना कुछ नया देने के प्रयास करें। यदि आपने इस क्लास को पढ़ लिया है, ठीक ढंग से देख लिया है, समझ लिया है, आशा करते हैं कि आप अधिकतम सवालों को, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप सॉल्व करने के बहुत बेहतर मूड में होंगे। हाँ, एक चीज अवश्य हम आपको बता दें कि इसमें जितनी भी चीजें हम आपको देंगे वो किसी न किसी इतिहासकार की सोच है। हमने जो भी बात कहा है वो किताबों से ही लिया है। हो सकता है हमारे इस क्लास के दौरान कुछ एक दो गलतियां हो जाए तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। यदि आपको कोई बात गलत लगे तो आप उसको कमेंट के माध्यम से सुझाव अवश्य दीजिएगा कि यहाँ पर ये गलती है। आगे देखते हैं, भारत का विभाजन 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत का विभाजन हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जून 1947, आप जानते होंगे मनबाटन प्लान या माउंट बेटन प्लान, जिसे कभी कभी हम लोग बाल्कन प्लान भी कहते हैं, के तहत ये हुआ कि हाँ, भारत को हमें विभाजित करना ही पड़ेगा। और इतनी जल्दी से विभाजन हो गया कि सब अचंभित रह गए, अचानक विभाजन हो गया। तो क्या ये विभाजन एकदम अचानक से हुआ, जिनमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों के सीमा के आदान प्रदान हुआ। 5 से 10 लाख, कुछ स्रोतों में तो 15 लाख तक लिखे हैं, लोग मारे गए। महिलाओं का बलात्कार हुआ, पुरुषों को मारा गया, गांव के गांव सूने पड़ जा चुके थे। ये सारी त्रासदी कैसे हो गई, कैसे भारत का विभाजन हो गया, ये सारा चीज हम देखेंगे कि आखिर में हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए, शुरुआत से उनका रवैया कैसा था। क्या वो शुरू से ही हिंदुस्तान में अलग रहने का प्रयास करते थे, या अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के मध्य अपने आप को एक तिकड़ी के रूप में बैठा लिया और इन दोनों को बांटो और राज को के तहत अलग अलग कर दिया, जिसकी परिणति भारत का विभाजन था। देखते हैं कि इतिहास के तौर पर मुसलमानों का हिंदुस्तान में क्या योगदान रहा। क्या शुरुआत से मुसलमान हिंदुस्तान के दुश्मन थे? शायद नहीं। इसका हम शुरू करेंगे आपको ये बताने के लिए कि आखिर इस्लाम धर्म हिंदुस्तान में आया कब और कैसे आया और क्यों आया। इसको ये थोड़ा सा 5 मिनट की चीजें हैं, जानते हुए चलेंगे तो उनको चीजें समझ में आएंगी। चलो देखते हैं। हिंदुस्तान जब हर्षवर्धन 647 ईस्वी में मर गया, तब भारत, संपूर्ण भारत एक तरह से अराजकता में आया और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। यहीं से शुरू होता है आपका राजपूत काल। और राजपूत काल आपका ये राजस्थान, पंजाब सारे क्षेत्र में आता है। उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था। आज जान लीजिएगा, जो रेड सीमाएं हैं ये पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान, ये है हमारा पूर्वी पाकिस्तान, और ये बीच में हमारा वास्तविक भारत है। ये दोनों कैसे क्या बने बताते रहेंगे। 622 में जब हिजरत हो जाता है, इसके बाद में इस्लाम धर्म का प्रसार बहुत तेजी से होता है और सऊदी अरब से होते हुए ईरान, इराक तक पहुंच जाते हैं मुसलमान। और 7वीं शताब्दी के आरंभ में ही मुसलमान हमारे केरल के मालाबार तक पहुंच जाते हैं व्यापार करने के लिए। ये बात तब की है जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर सफल अरबी मुसलमान आक्रमण किया। उसके पहले की है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का आगमन 712 से आरंभ हुआ, नहीं। उसके पहले ही मालाबार तट पर केरल में अरबी मुसलमान यात्री आ चुके थे व्यापार करने के लिए। इस व्यापार के दौरान यहाँ की समृद्धता को वो लगातार अरबों के यहाँ पहुंचाते रहते थे। ये अरबवासी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए चारों तरफ फैलते गए और धीरे धीरे सऊदी अरब से उनकी सीमा आके हमारे भारत को टच कर गई। इसी समय आपको पता होगा कि धन लूटने के लिए तथा धर्म के प्रसार करने के लिए, सामान्यतया और मुख्यतया धन लूटने के लिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम
ने पहली बार हिंदुस्तान पर आक्रमण 712 में सफल आक्रमण किया और हिंदुस्तान के मुल्तान वगैरह को जीत लिया। जीतने के बाद खूब सारा पैसा लिया और पैसा ले जाके पहुंचा मध्य एशिया में। वहां पर इस चीजों की चर्चा हुई कि सोने का खान हमें हाथों से मिल गया है, और इस प्रकार 712 के बाद हिंदुस्तान पे मुसलमानों के आक्रमण का एक तांता सा लग गया। और इनका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। तो 712 में से शुरू हुआ ये आक्रमण सीधे सीधे चलता रहा। 712 ईस्वी में कासिम ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और 712 से ये करते रहे। उसके बाद में हुआ क्या? यहीं पर एक व्यक्ति आए, एक समुदाय जिनका नाम पड़ा तुर्क, और इन तुर्कों में एक व्यक्ति था जिनका नाम था सुबुक्तगीन। उसने क्या काम किया? अफगानिस्तान में एक गजनी नामक साम्राज्य स्थापित कर लिया और वहां से उसने हिंदुस्तान पर तुर्कों का आक्रमण 986-87 ईस्वी में हो गया। और वो आक्रमण किया सुबुक्तगीन ने। वो भी भारत को धन ही लूटना चाहता था, सोने की चिड़िया को लूटना चाहता था। लूट के लेके चला गया, वो गया, वहां पे मर गया। उसके बाद में हिंदुस्तान पर 1001 ईस्वी से लेकर महमूद गजनवी, नाम आपने सुना होगा। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर लगातार 17 बार आक्रमण किया, 1030 तक। एक के बाद एक आक्रमणों में महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को खूब लूटा। इतना लूटा कि ऐसा माना जाता है कि 1400 ऊंटों पर, मथुरा की मात्र एक आक्रमण से 1400 ऊंटों पर उसने सोने चांदी को लादा और लादने के बाद अफगानिस्तान लेके गया। सोचिए, सोमनाथ 1025 में जब आक्रमण, कितना पैसा लिया होगा। इस प्रकार अभी सारे मुसलमानों का हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का एक उद्देश्य था, केवल धन लूटना, बाकी विशेष कोई बात नहीं थी। लेकिन 1030 के समय से ही या उसके पहले से ही कह सकते हैं, आपको कहना चाहिए 712, या फिर सीधे पहुंचते हैं, महमूद गजनवी लेके चला गया। इसी समय गोर साम्राज्य गजनी में एक व्यक्ति था मोहम्मद गोरी। उसको मजबूरी में गजनी से यानी अफगानिस्तान से भारत की तरफ आना पड़ा। इसके लिए नहीं कि चलो धन लूटते हैं, इसके लिए कि अब इसको लूट के ले क्यों जाए, चलो अब हम हिंदुस्तान में ही रह जाते हैं। उस मुर्गी का अंडा नहीं लेते, मुर्गी को ही ले लेते हैं। और इस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने भारत पर 1175 में मुल्तान पर पहला सफल आक्रमण किया। यानी कि 1175 में मुल्तान पर गोरी ने सफल आक्रमण किया और जीत गया। इसका उद्देश्य अब केवल भारत को लूटना नहीं था, हिंदुस्तान में स्थापित होना था, साम्राज्य बनाना था। अभी तक जितने मुसलमान हिंदुस्तान में है वो सारा पैसा लेके जाते थे, हिंदुस्तान से उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन अब जो मोहम्मद गोरी आया वो अब हिंदुस्तान में बने रहना चाहता था। आया 1175 में सफलतापूर्वक युद्ध किया, जीत गया। लेकिन 1178 में ही उसको भीम द्वितीय, या फिर जिसका नाम आप समझते हैं मूलराज, के द्वारा वो बुरी तरह से पराजित हुआ और भाग गया। उसके बाद में वो 1191 में पृथ्वीराज से भी हार गया। लेकिन उसने हिंदुस्तान को विजित करने का लक्ष्य कभी छोड़ा नहीं और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया और अब हिंदुस्तान में निष्कंटक राज करने लगा। हालांकि जयचंद से एक छोटी सी युद्ध हुआ, लेकिन उसमें भी उसको हराया। मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान में शासन करने के लिए आया, लेकिन कर नहीं पाया। उसको वापस जब मध्य एशिया में जाना पड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई 1206 के आसपास में। 1205 में तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में उसका एक सूबेदार बनकर शासन करना आरंभ किया और ये 1206 से लेकर 1210 तक हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। न ही उसने कोई सिक्का चलाया, न ही सुल्तान की उपाधि धारण किया, इसलिए उसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। यह श्रेय हमारा प्राप्त है इल्तुतमिश को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश 1210 में शासन करता है और 1210 में तुरंत वो अपने सबसे पहला काम करता है, राजधानी लाहौर से कहा जाता है दिल्ली,
और अपने नाम के सिक्के चलाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा टंका और जीतल, और सुल्तान की उपाधि धारण करता है। अब मुसलमान हिंदुस्तान में स्थापित हो गए और अब वो हिंदुस्तान में रहने लगे। इल्तुतमिश, जैसा कि आप जानते हैं, ये सैनिक अभिजात्य वर्ग थे, सैनिकों के बल पर हिंदुस्तान पे कब्जा किए हुए थे। तो एक बार क्या हुआ कि इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि क्यों ना, प्रधानमंत्री नहीं था, कोई और था, क्यों ना एक काम किया जाए, इस पूरे दारुल हर्ब मतलब हिंदुस्तान को, जहाँ पे सारे काफिर लोग हैं, बोले तो जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते उन्हें काफिर कहा जाता था, उसने कहा कि क्यों ना एक पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान धर्म में चेंज कर लें। तो इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री साहब जुनैदी था ने कहा कि नहीं, हम मुसलमान इस हिंदुस्तान में एक बूंद के समान हैं जो महासागर में होता है, इसलिए हमें हिंदुस्तान पे ये चीज नहीं करना चाहिए जो कि गलत होगा। इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये समझने लगे थे कि हमें हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू जनता के साथ मेल भाव बना के रहना है। इल्तुतमिश आता है, बाद में बलबन आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आता है, आदि सारे लोग आते हैं और दिल्ली सल्तनत 1526 में बाबर ने खत्म कर दिया। बाबर भी हिंदुस्तान में इसीलिए आया क्योंकि वो फरगना से मार मार के भगाया गया था और वो भी हिंदुस्तान में रहने के लिए आया था। लेकिन अब उसको हिंदुस्तान में यदि आना है तो दिल्ली सल्तनत को समाप्त करना होगा। अब जब बाबर हिंदुस्तान 1526 में आता है तो वो भी हिंदुस्तान में रहने लगता है, और उसके भी हिंदुस्तान में रहने का एक बड़ा कारण कौन था? सैनिक। और ये क्या होता था कि जहां पर ये मुसलमान शासक अपने सैनिकों के साथ में रहने लगते थे, बोले तो सैनिक, जिसे सैनिक गांव कहा जाता था, कह सकते हैं, उसको कहा गया है गैरिसन। एक ऐसा शहर जहां पर सैनिक टुकड़ी के माध्यम से शहर को बसाया गया, उसको गैरिसन कहा जाता था। मुगलों की एक बड़ी बात थी, आप देखेंगे क्या हुआ, क्या चाहे इल्तुतमिश का काल हो, चाहे अलाउद्दीन का काल हो, चाहे मुगलों का काल हो, कहीं पर भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ कि हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ। मतलब धर्म के नाम पर युद्ध तो हुए, लेकिन हिंदू और मुसलमान में युद्ध नहीं हुआ। उदाहरण के लिए बहुत सारे शासक ऐसे पड़े हैं। अकबर को ले लीजिए, शासक मुसलमान था, लेकिन उसके तरफ से लड़ने वाले बहुत सारे हिंदू थे। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि चाहे दिल्ली सल्तनत की बात हो, चाहे मुगल साम्राज्य की बात हो, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर आपस में युद्ध नहीं हुआ। इतिहास में कहीं आप इस बात को नहीं देखेंगे कि हिंदू इकट्ठे एक तरफ हो गए हैं मुसलमानों को हराने के लिए, या मुसलमान सारे इकट्ठे हो गए हैं हिंदुओं को हराने के लिए, कहीं ऐसा नहीं होगा। ये चीज लेकिन याद है कि धर्म को राजनीति के रूप में अवश्य इस्तेमाल किया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण औरंगजेब था। औरंगजेब ने धर्म को एक हथियार बनाया, जिसके बल पर उसने अपने बड़े भाई दारा सिकोह को हराया और राजगद्दी को प्राप्त किया। अब यदि औरंगजेब दारा सिकोह को धर्म के मामले में न पराजित किया होता तो शायद औरंगजेब शासक न बन पाता। इस चीज को आप जानते हैं, क्योंकि और दारा सिकोह कहीं ना कहीं लघु अकबर बन चुका था, बहुत फेमस हो चुका था। तो यहाँ तक चीजें हमने देख लिया कि अभी हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं है। ये मुसलमान शासक जिस गांव पे आक्रमण करते थे, वहां पर ये नहीं देखते थे कि हिंदुओं को केवल लूटो, मुसलमानों को रहने दो, ऐसा कुछ नहीं था। बराबर हिंदू मुसलमान दोनों को लूटते थे। ऐसा भी नहीं था कि केवल मुसलमान ही शासक थे और सारे हिंदू शासित वर्ग थे, ऐसा नहीं था। ये सारी चीजें नहीं थी। केवल एक छोटा सा ग्रुप था जो मुसलमान शासक करता था, लेकिन वो पूरे देश पर शासन करता था। तो ये बातें ऐसे चलती रही और कहीं पर कोई विशेष दिक्कत नहीं पड़ी। हाँ, मुगलों में एक कमी जरूर आई, और वो कमी क्या आई कि जैसा कि हम लोग अकबर को एक राष्ट्रवादी शासक तो मानते लेते हैं, लेकिन पूर्णतः हम ये नहीं मान सकते कि मुगलों ने जनता में राष्ट्रवादी भावना का विचार प्रसार करना प्रारंभ किया। ऐसा नहीं हो पाया कि हिंदुस्तान की जनता ये समझे कि मुगल शासक हमारा राष्ट्रीय शासक है। हालांकि इसको थोड़ी सी पटाक्षेप हमको मिलती है 1857 में। चलते हैं हम 1857 की तरफ। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तब से लेकर 1857 तक यानी टोटल 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत को केवल जीतने का प्रयत्न किया और जीता। और ये सत्ता इन्होंने पाया था कहां से? मुसलमानों से। क्योंकि हिंदुस्तान में जो शासक था वो था मुगल,
और मुगलों का एक बड़ा शासक था बहादुर शाह जफर। जब 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ से शुरू होता है, तो आपको पता होगा कि ये विद्रोह शुरू हुआ दिल्ली पर कब्जे को लेकर। और हमारे हिंदुस्तान के विद्रोहियों ने क्या काम किया, सबसे पहले दिल्ली को कैप्चर किया और वहां पर जाने के बाद में उन्होंने अपना नेता जिसे घोषित किया, उसका नाम एक मुसलमान शासक था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये दिखाई देती है कि हो ना हो कहीं ना कहीं इन सबके मन में ये बात अवश्य था कि हमारा एक नेता है और वो मुगल नेता है जिसका नाम है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कैप्चर करने के साथ विद्रोह आरंभ किया था, तो अंग्रेजों ने भी एक काम किया, दिल्ली पर कैप्चर करने के साथ में ही विद्रोह को शांत करना प्रारंभ किया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया गया और नियंत्रण करने के बाद कंपनी के शासन को हटा दिया गया और 1858 के अधिनियम से शुरू हो गया ताज का शासन, मतलब कि क्राउन, महारानी का शासन हिंदुस्तान में आरंभ हुआ। एक समस्या थी और समस्या ये थी कि आखिर में क्या हो कि अंग्रेजों ने जो सत्ता छीना था वो मुसलमानों से छीना था। इसलिए हम ये अध्ययन अब आपसे करेंगे, आपसे करवाएंगे कि मुसलमानों के ऊपर 1857 के बाद क्या प्रभाव पड़ा। 1857 के बाद में मुसलमानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजों ने सत्ता पाया था मुसलमानों से और 1857 में नेतृत्व किसने किया, मुसलमानों ने किया। उसका बखत खान बोले तो जो सैनिक कमांडर था बहादुर शाह जफर का, वो कौन था, एक मुसलमान। तो सीधा सीधा था कि अंग्रेज मुसलमानों को हे दृष्टि से देखे, नीच दृष्टि से देखे। और इन्होंने क्या काम किया कि 1857 के बाद में मुसलमानों को पीछे छोड़ना शुरू किया। बोले तो इनको शक की निगाह से देखा जाने लगा और हिंदुओं को अच्छी निगाह से देखा जाने लगा। इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा। 1857 के बाद में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाने लगा और उनको षड्यंत्रकारी माना गया, जबकि हिंदुओं को अंग्रेजों ने आरंभ किया, हिंदुओं को अपना साथी बनाना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में जितने बड़े जमींदार थे सभी लोगों ने ज्यादातर अंग्रेजों का साथ दिया था, जबकि मुसलमानों ने, जो खास सबसे बड़ा बहादुर शाह जफर था, उसने विद्रोह किया था। इसलिए हिंदुओं को अंग्रेजों ने अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया और मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखने लगे। यहीं से शुरुआत होती है सांप्रदायिकता का विकास। सर सांप्रदायिकता है क्या? तो जान लीजिए बिपिन चंद्र के शब्दों में, जिन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास लिखा है, कि धर्म का राजनीतिक व्यापार ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ये क्या है सांप्रदायिकता, कैसे क्या होगा, ये हम आगे आपको बताते चलते रहेंगे अभी इसी क्लासेस में। एक चीज और हम आपको बताएं कि पाकिस्तान कैसे बना, इस चीज को समझने के लिए हमारे पास विशेष विश्लेषण चाहिए और समय चाहिए। इसके लिए संभव है कि हमारा वीडियो आपको एक पार्ट में ना मिलकर 2 या 3 पार्ट में मिले, तो इसलिए अजर मत होइएगा कि ये 2-3 पार्ट कौन देखेगा। आपको यदि अच्छा लगी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते हुए इसको जरूर देखिएगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब 1858 के बाद में मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरी बात यह थी कि अंग्रेजों ने क्या देखा था कि 1857 के पहले इन लोग को सुधार भी किए थे। सती प्रथा को 1829 में बंद कर दिया, शिशु को 1833 में 1833 के आसपास बंद कर दिया, 1843 में दास प्रथा को बंद कर दिया, विधवा विवाह 1856 में पारित कर दिया। ऐसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार किए। तो इनको ये लगा कि समाज के सुधार करने से ही यह आंदोलन हुआ है। इसलिए 1857 के बाद में उन्होंने समाज सुधार करना एकदम से बंद कर दिया और रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देने लगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। 1858 के बाद में शुरू होता है आपका सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता क्या है जरा जान लेते हैं। तो देख लीजिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिकता धर्म का राजनीतिक व्यापार है। अपने एक खास समूह के लाभ के लिए
दूसरे समूह को बुरा बताना, खासकर जो वो कौम में बटा हो या संप्रदाय या धर्म में बटा हो, तो अपने खास धर्म के लाभ के लिए दूसरे खास धर्म को नीच बताना, गलत बताना, खराब कहना, आतंकवादी करार कर देना ही सांप्रदायवाद कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। अब ये पूछा जाए सर किसने सांप्रदायिकता शुरू किया, तो ये आप नहीं बता सकते हैं किसने शुरू किया। कारण इसका, एक सांप्रदायिकता दूसरे सांप्रदायिकता को बढ़ने का अवसर देती है। यदि एक संप्रदाय को रोका नहीं गया तो एक ढलान का रास्ता होता है जिससे आप लगातार नीचे की ओर ही चलते जाते हैं। कैसे भारत में सांप्रदायिकता का विकास हो, जान लेते हैं। जब हिंदुओं को अंग्रेजों ने अपनी तरफ करना शुरू किया और मुसलमानों को दूसरी तरफ करना, बोले तो शक की दृष्टि से देखना शुरू किया, तो हिंदुओं में बहुत तेजी से बौद्धिक जागृति आनी शुरू हुई। बहुत तेजी से इनका विकास होने लगा। इतनी तेजी से विकास होने लगा कि 1863 में ही हिंदुस्तान का पहला सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस पास कर ले गया। 1866 के आसपास में सूर्यनाथ बनर्जी आईसीएस बन गए। एक तांता सा लग गया हिंदुस्तान की सफलता का। और विभिन्न प्रकार के ऐसे संगठन, राजनीतिक संगठन हिंदुओं ने बनाना शुरू कर दिया जो अंग्रेजों को चुभते थे। उन्हीं में से एक था जिसका नाम था कांग्रेस। शुरुआत के 10 सालों का ही वो चरम परिणति थी कि 28 दिसंबर 1885 को हिंदुस्तानियों ने, बोले तो इन जागृत व्यक्तियों ने कांग्रेस की स्थापना कर दिया। तो क्या कांग्रेस की स्थापना से सांप्रदायिकता का विस्तार होता है या विकास होता है? चलो इस बात को देखने का प्रयास करते हैं। बात 1864 की है, जब हिंदुस्तान में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम था सर सैयद अहमद खान। उसका नाम सैयद अहमद खान था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको उपाधि दे दिया सर की। वो उस समय का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। रियल माना जाए अगर जो, तो 1858 के बाद में मुसलमानों में जो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसको मान सकते हैं सर सैयद अहमद खान को। 1885 के पहले सर सैयद अहमद खान पूर्णतया राष्ट्रवादी थे। वो स्वयं कहते थे क्या हम एक देश में नहीं रहते हैं, क्या हम एक देश में नहीं खाते हैं, क्या हम एक देश में नहीं दफनाए जाते हैं, इसलिए हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ हैं। मुझे तो 1884 में उन्होंने क्या कहा, मुझे तो इस बात का शौक है कि आप लोग मुझे हिंदू नहीं मानते हैं। मैं हिंदुस्तान में हूं और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान धर्म दो आंखें होना उन्होंने बताया। और इस प्रकार से उन्होंने शुरुआत में एक राष्ट्रवादी का विचारधारा अपनाया। और ये विचारधारा कैसे अपनाते गए, एक चीज हम आपको बताएं कि 1864 में, कब 1864 में उन्होंने गाजीपुर का नाम आपने सुना ही होगा। पिछले क्लास में मैंने आपको अफीम के बारे में बताया था कि उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री कहाँ स्थित है, गाजीपुर में। कार्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है, गाजीपुर में। ये तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस के बाद लेवल पे हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। तो 1864 में गाजीपुर में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया। ये इस बार अभी पूछा हुआ था पीजीटी में। तो 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और इसका काम यही था वैज्ञानिक विचारधारा का विकास करना। ये चीजें हो रही थी इधर 1864 में ये हो रहा था, लेकिन 1865-66 के आसपास आते आते जैसे हिंदुओं के द्वारा, राष्ट्रवादी हिंदुस्तानियों के द्वारा जब अपने संगठन बनाने जाने लगे, जैसे इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा आदि सारी चीजें, तो अंग्रेजों को इस बात को लेकर टेंशन हुई। उन्होंने कहा कि जब यदि कोई एक राष्ट्रवादी पार्टी इस तरह से बनने लगेगी तो हिंदुस्तान एकत्र होने लगेगा और एक हिंदुस्तान हमारे लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसके लिए अंग्रेजों ने कहा नहीं, इस तरह हम नहीं होने देंगे। इसके लिए जरूरी ये है कि इन हिंदुस्तानी, ये जो हिंदू पार्टी है जिसको कांग्रेस को हिंदू पार्टी अक्सर कहा जाता था, हालांकि थी नहीं, वो फूट गया, इसको बैलेंस करने के लिए इसके बराबर में एक और पार्टी होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1858 के बाद जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को यानी हिंदुओं को थोड़ा सा
थोड़ा सा सह देना प्रयास किया, बोले तो अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, तो इनमें बौद्धिक जागृति बहुत तेजी से आई और इन्होंने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करना शुरू कर दिया। और यही तो अंग्रेज चाहते नहीं थे कि तुम उनसे राजनीतिक अधिकार मांगो, लेकिन जब मांगने लगी तो इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने एक अन्य पार्टी को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया। ये स्वयं कहते थे हिंदुस्तान में, जैसा कि नाम आपने सुना होगा स्ट्रेची, यदि आप ना जानते हो तो जान लीजिए। रामचंद्र गुहा ने इसके बारे में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। स्ट्रेची ने एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिया। इस इंडिया में उसने बताया कि हिंदुस्तान कभी एक हो ही नहीं सकता। स्पेन और पुर्तगाल, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जितने नजदीक हैं उससे भी कम नजदीक हैं पंजाब और बंगाल। हो सकता है भविष्य में यूरोप के सारे देश एक में मिलकर एक देश बना ले, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि बंगाल, पंजाब, मद्रास, कश्मीर, सिंध सब मिला के कभी एक देश बन पाए। इसी प्राचीन विचारधारा से सारे लोग ग्रसित थे। इस बात को लेके अंग्रेज इस बात को मानते थे कि हिंदुस्तान में कई धर्मों का होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम इन धर्मों को आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। तो हिंदू और मुसलमान के मध्य में अंग्रेजों ने अपनी तिगड़ी स्थापित करने का प्रयास किया। जिस व्यक्ति ने 1864 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया, उस व्यक्ति को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उसको यह समझाने लगे कि आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। मुसलमानों में इतनी कम जागृति है, इतना कम शिक्षा दीक्षा है, तो क्यों ना इस शिक्षा दीक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। सर सैयद अहमद खान इस बात को समझने लगे, बात तो सही है। तो इन्होंने कहा कहना करना मुझे क्या पड़ेगा। तब अंग्रेजों ने कहा इसमें आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। और याद रखना कि हाँ, इसको किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। और याद रखिएगा, ऐसे विचारधारा को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने एक अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था, तहजीब उल अखलाक। ये था आपका फारसी भाषा में। इस भाषा में इन्होंने भारतीयों के तो राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने इनको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया तब सर सैयद अहमद खान में कमियां आने लगी। और वो कमियां राष्ट्रवाद के लिए था, मुसलमानों के लिए नहीं था। देखते हैं क्या हुआ। मुसलमानों के विकास के लिए सर सैयद अहमद खान ने एक बड़ा काम किया और वो काम ये था कि 1875 में इन्होंने एक काम किया, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंट